हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल में ब्रिटिश गतिविधियाँ। इसको हम आधुनिक भारत इतिहास से पढ़ने वाले हैं, जिसको हम विजन IAS के जो नोट्स हैं उससे कंप्लीट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बंगाल में ब्रिटिश गतिविधियाँ। ब्लैक होल की घटना। पहले आती है पृष्ठभूमि। 7 वर्षीय युद्ध की प्रत्याशा में अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री को सुदृढ़ करने शुरू कर दिया, जिसका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने विरोध किया। देखो अब क्या हुआ था, जो 7 वर्ष का युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज़ों ने इनसे क्या सीखा कि अब हमें खुद को क्या करना है, सुदृढ़ करना है। तो बंगाल में जो उनकी फैक्ट्रियाँ थीं उनको अच्छा बिल्कुल ठीक करना, शक्ति बढ़ाने का प्रयास करने लगे। लेकिन वहाँ के जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनने इसका विरोध किया कि तुम क्यों अपनी फैक्ट्रियों को इतना अच्छा कर रहे हो या फिर क्यों अपनी किलाबंदी कर रहे हो। तो इनने क्या किया, इसका विरोध किया। अन्य शिकायतें भी थीं जो नवाब को प्राप्त हो रही थी, जैसे कि ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी जनता का उत्पीड़न करते थे। मतलब बहुत सारी, एक कारण नहीं था कि अपनी शक्तियों को सुदृढ़ कर रहे थे इसलिए वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला ने उनका विरोध किया, नहीं बल्कि जनता के द्वारा भी बहुत सारी शिकायतें इनके पास जा रही थी कि जो ब्रिटिश सरकार है उनके कर्मचारी क्या करते हैं, जनता के उत्पीड़न करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनका धन लूट वगैरह लेते हैं या फिर उन पर ज़्यादा कर लगाते हैं। ये बहुत सारी शिकायतें जा रही थी। इसके कारण भी जो नवाब हैं उन्होंने इनका विरोध किया। कुछ व्यवसायी जिन्हें सिराजुद्दौला उनके दुर्व्यवहार के कारण अपनी हिरासत में लेना चाहते थे, उन्हें अंग्रेज़ों ने शरण दे रखी थी। अब कुछ ऐसे व्यापारी थे, व्यवसायी थे, जो कानून था उसको नहीं मानते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। सिराजुद्दौला वहाँ के नवाब थे, उनको पकड़ के जेल में बंद करना चाहते थे, लेकिन ये अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, उनको शरण दे रहे थे। इसलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को उनकी फैक्ट्री बंद करने और कलकत्ता एवं कासिम बाज़ार में उनके आधिकारिक क्षेत्र को खाली करने का आदेश दिया, लेकिन कंपनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जीवित रहने वालों में हॉलबैक भी था, जिससे इस घटना का परिचय माना जाता है। इस घटना का विश्वसनीयता को इतिहासकारों ने संदिग्ध माना है। देखो अब इसमें से कुछ लोग बच गए थे और कुछ मर गए थे। तो जो 23 लोग बचे थे उसमें से क्या था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, हॉलबैक, जिसने इस पूरी घटना का वर्णन किया है। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जो इसकी घटना को या फिर इसकी जो की हुई बातें हैं ना, इसको नहीं मानते। तो ये घटना मानी भी जाती है और नहीं भी मानी जाती। अंग्रेज़ों को तो बस बहाना चाहिए था। अब आता है इस घटना का महत्व क्या है। इतिहास में इस घटना का महत्व केवल इतना ही है कि अंग्रेज़ों ने इस घटना को आगे के आक्रामक जो युद्ध थे उसका कारण बनाए रखा। तो इन्होंने, अंग्रेज़ों को आक्रमण तो करना था, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो ये नवाब हैं इन्होंने ऐसा किया है इसलिए हम आक्रमण कर रहे हैं। इन्होंने इस युद्ध को ही, या युद्ध का मेन कारण इसको बनाया था, इस स्ट्रेटजी को बनाया था। लेखक विजयन गुप्ता के द्वारा 1959 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ये घटना तो हुई थी, लेकिन ब्लैक होल में प्रवेश करने वालों की संख्या सिर्फ 64 थी और जीवित रहने वालों की संख्या 21 थी। इन्होंने बताया कि ये, इन्होंने बोला ना कितने सारे लोग थे, इतने सारे लोग नहीं थे, बल्कि जो विजयन गुप्ता हैं इनके द्वारा बताया गया है सिर्फ 64 व्यक्तियों को बंद किया गया था, उसमें से 21 जीवित निकले थे। अंग्रेज नागरिकों पर हुए इस क्रूरता का बदला लेने के लिए अंग्रेज सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन को भेजा और संक्षिप्त युद्ध के बाद नवाब अंग्रेज़ों को उनकी पहले की स्थिति में बहाल करने के लिए सहमत हो गए। तो अब क्या हुआ, अंग्रेज इस घटना से बहुत दुखी हुई और उन्होंने बोला कि चलो हम उन पर आक्रमण करेंगे। इसलिए एक अच्छे अंग्रेज को बुलाया गया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और इनके सहायता के लिए बुलाया गया था एडमिरल वाटसन को। इन दोनों को भेजा, इन्होंने आक्रमण किया नवाब पर, और जब नवाब हार गए तो इन्होंने अपनी जो स्थिति थी, पहले की स्थिति थी कि हाँ भैया तुम्हें युद्ध नहीं करना, बस युद्ध मत करो, आपको जैसा रहना है वैसा रहो। अंग्रेज़ों ने इनकी जो पहले की स्थिति थी उसको ही बहाल करने के लिए सहमत हो गए। अब आता है नेक्स्ट, पलासी का युद्ध। अब अंग्रेज इसमें थोड़े ना मानने वाले थे, इनको चाहिए पूरा शासन। तो नेक्स्ट होता है पलासी का युद्ध। युद्ध के कारण क्या थे, तो कंपनी हर हाल में अपने व्यवसाय के हितों की रक्षा करना चाहती थी और उनका विस्तार करना चाहती थी। उनके व्यापारिक थे, व्यावसायिक हित थे, उनकी रक्षा करना चाहती थी, सुरक्षित और मतलब वैसे ही रहना चाहिए, इसको ये सुनिश्चित करना चाहती थी। कंपनी ने 1717 में मिले इनके जो दस्तक परिपत्र
यंत्र था इसका प्रयोग करके अवैध व्यापार कर रही थी। इससे बंगाल के हितों का नुकसान हो रहा था। देखो, जो कंपनी को कुछ हित दे दिए गए थे 1717 में, किसके द्वारा? फर्रुखशहर के द्वारा दिए गए थे कुछ अधिकार कि आप भैया यहाँ पर कुछ पैसे देकर 1 वर्ष तक या फिर कुछ वर्षों तक इसमें व्यापार कर सकते हो। लेकिन जो अपने इनके अधिकार थे इनका ये अच्छे से प्रयोग नहीं कर रहे थे, अवैध व्यापार कर रहे थे उनसे। तो अब जो बंगाल के कुछ लोग थे उनके हित भी इसमें नुकसान हो रहा था। इनको भी, भले इनको पूरी आज़ादी मिल रही है वहाँ पर अपना व्यापार करने की, हर चीज़ मिले, लेकिन एक भी यदि अधिकार नहीं मिलेगा ना तो अंग्रेज उड़ने लगेंगे कि हमें तो मिल ही नहीं रहा। तो अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया और मेन कारण यही था, किसके? पलासी के युद्ध के। नवाब जान गया था कि कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं है, क्योंकि सिराजुद्दौला के नाना अलीवर्दी खां मरने से पहले नवाब को कंपनी से सावधान रहने की चेतावनी दे के गए थे। अब नवाब तो ये जान गए थे, धीरे धीरे समझ में आ गया था कि सिर्फ ये व्यापार करने नहीं आई है कंपनी, सिर्फ इनका व्यापार करने का एक मोटिव नहीं है, बल्कि ये कुछ और करना चाहते थे। क्योंकि इनके जो नाना थे अलीवर्दी खां, इनको पहले बोल गए थे कि भैया अंग्रेज से सावधान रहना, अंग्रेजों से। 1756 की संधि नवाब ने मजबूर होकर की थी। जो 1756 की संधि हुई थी ना, उसको मजबूर होकर पलासी के युद्ध के पहले जो संधि हुई थी ब्लैक होल के टाइम पर, वो इन्होंने मजबूरी में की थी, जिससे वह मुक्त होना चाहते थे। कंपनी खुद ऐसा शासक चाहती थी जो उनके हितों की रक्षा करे। कंपनी भी चाहती थी कोई ऐसा शासक बने जो कि हमारे हित में बोले और हमारे साइड से बोले। तो बस मीर जाफर, अमीरचंद, जगत सेठ आदि अपने हितों की पूर्ति हेतु कंपनी से मिल गए और षड्यंत्र रचने लगे। अब कौन कौन? जो मीर जाफर था, अमीरचंद थे, जगत सेठ थे, ये किसके साइड थे? नवाब के साइड थे। लेकिन अंदर से या किसकी सहायता कर रहे थे? तो अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। कुछ अपने हितों की पूर्ति करने के लिए इन्होंने अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र रचा और नवाब को फंसा दिया। अब आता है पलासी के युद्ध का महत्व। पलासी का युद्ध हो गया, लेकिन इसका महत्व देख सकते हैं हम। जैसे सैनिक या सैन्य दृष्टिकोण से यह युद्ध शायद ही महत्वपूर्ण रहा हो, वास्तव में यह एकमात्र झड़प थी। इसमें अंग्रेजी सेना ने सैन्य श्रेष्ठता नहीं प्रदर्शित की। नवाब के दरबार में असंतुष्टता एवं राजद्रोह के कारण ही क्लाइव की जीत हुई थी। क्लाइव महान कूटनीतिज्ञ था। इसने जगत सेठ और मीर जाफर का इस्तेमाल करके युद्ध को बिना लड़े ही जीत लिया था। अब बोलते हैं कि पलासी का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था, तो नहीं भैया, कोई युद्ध नहीं था। क्योंकि जो ये युद्ध हुआ था इसमें नवाब की आधी सेना भी अंग्रेजों के साथ लड़ रही थी। तो लड़ाई कैसी, कैसा झगड़ा, कैसा युद्ध? कुछ नहीं था, बल्कि नॉर्मल सी नोकझोंक झपट हुई थी और कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि इनकी आधी सेना तो पहले से अंग्रेजों से मिली हुई थी। जो हमारा क्लाइव था, मेन नेता जो था अंग्रेजों के साइड से, वो बहुत अच्छा कूटनीतिक था। इसने पहले ही जगत सेठ को और मीर जाफर को अपने साथ कर लिया था और वैसे ही बेचारे नवाब हार गए थे। क्योंकि नवाब हारे क्यों थे? मेन कारण था इनके दरबार में असंतुष्टता थी। आधे लोग कुछ चाहते थे, आधे कुछ और चाहते थे। राजद्रोह के कारण ही नवाब हार गए थे। इससे अंग्रेजों को बंगाल में समृद्ध संसाधनों पर पहुंच प्राप्त हुई, जिसका तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित करने के साथ दक्कन में युद्ध को जीतने में भी प्रयोग किया गया था। इसके आधार पर उत्तरी भारत में भी इन्होंने अपने प्रभाव का विस्तार किया था। देखो, मेन कारण क्या है? अंग्रेजों को, चलो झड़प युद्ध नहीं थी चलो, लेकिन अंग्रेजों का क्या फ़ायदा हुआ पलासी के युद्ध में? तो अंग्रेजों को जो बंगाल के इतने सारे संसाधन थे इन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया। पहले तो भैया थोड़ी रोक झोंक थी, नवाब रोकते टोकते थे, लेकिन अब नहीं रोके टोंगेंगे, पूरे पर इनका अधिकार हो गया। अब इन संसाधनों का प्रयोग इन्होंने कहाँ किया? जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने अपने सारे संसाधनों का प्रयोग किया। वहां पर इन्होंने फ्रांसीसियों को हराया और दक्कन में जो युद्ध हुए थे उनको जीतने के लिए भी इन संसाधनों का प्रयोग किया गया था। और उत्तर भारत में भी अपने प्रभाव का, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए भी इन्होंने इन संसाधनों का प्रयोग किया था। कंपनी ने बंगाल में व्यापार एवं वाणिज्य पर लगभग एकाधिकार कर लिया था और फ्रांसीसी बंगाल में अपनी खोई हुई स्थिति पुनः कभी भी प्राप्त नहीं कर पाए। डच ने अंत तक प्रयास किया, लेकिन 1759 में बिदरा के युद्ध में पराजित हो गए। अंग्रेजों ने बंगाल में वाणिज्य से आगे बढ़कर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार कर लिया था। बंगाल में इतनी बुरी तरीके से पलासी के युद्ध में नवाब को हराया गया था कि इसके बाद व्यापार और वाणिज्य था इस पर बंगाल था उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, पूरे वाणिज्य और व्यापार पर। अब फ्रांसीसियों ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी बिदरा के युद्ध में वो भी हार गए थे और वो फिर इनसे लड़ना नहीं चाहते थे। फिर आते हैं डच हैं बिल्कुल डंका बजाकर इन्होंने अंत तक प्रयास किया, लेकिन भैया इनको एक दरार में भर के पूरा पुट्टी कुट्टी कर दिया गया। तो बिदरा के युद्ध में इनको हटा दिया गया। 1759 में इनको हरा दिया गया। अब वाणिज्य से बढ़कर बंगाल में राजनीतिक सत्ता भी प्राप्त कर ली थी अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रकृति में एक कार्मिक परिवर्तन आया था। अब
केवल ये एक वाणिज्य निकाय नहीं रह गई थी बल्कि एक सैन्य कंपनी बन गई थी। अब भैया कंपनी जो थी व्यापार करने बस आई थी पहले, है ना, इन्होंने यही बोला था कि हम व्यापार करने बस आ रहे हैं भारत। लेकिन अब क्या हो गया था, इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। सिर्फ वाणिज्य के लिए नहीं आई थी, सिर्फ वाणिज्य नहीं करती थी, अब क्या करने लगी थी, सैन्य कंपनी भी ये बन के रह गई थी। अब इनके पास एक बहुत बड़ा भूभाग था, जो कि पूरे बंगाल का जितना क्षेत्र आता था वो सब इनके पास आ गया था, जिनको केवल हथियारों से सुसज्जित सैन्य बल द्वारा ही नियंत्रित एवं सुरक्षित रखा जाता था। बड़ी मुश्किल से मिला था बंगाल, और बहुत ज़्यादा संसाधन थे, बहुत अच्छी जगह थी, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैन्य बल का प्रयोग किया गया था उसको नियंत्रित रखने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट आता है बक्सर का युद्ध, जो कि हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। भैया देखो, इसमें 4 सेनाएं भाग लेंगी बक्सर के युद्ध में, क्योंकि बक्से में होते हैं 4 कोने, इसलिए में इसमें भी हैं 4 सेनाएं। पहली आती है किसकी, बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम की सेना, दूसरी आती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना, और तीसरी आती है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की सेना, और चौथी कौन थी, अंग्रेज थे। तीनों मिलकर अंग्रेजों को कूटना चाहते थे। यही यह निर्णायक युद्ध था, ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और इसमें ही पूरी जो रणनीति है या भविष्य है वो तय कर दिया गया था। इसमें अंग्रेजों को अगले 200 वर्षों के लिए भारत में शासक के रूप में स्थापित कर दिया था। यह युद्ध अंग्रेजों द्वारा फरमान एवं दस्तक के दुरुपयोग और उनकी विस्तारवादी व्यापारिक आकांक्षाओं का परिणाम थी। अब ये युद्ध हुआ क्यों था, क्योंकि भैया अंग्रेज को जो फरमान मिला था 1717 में फर्रुख शेर के द्वारा दस्तक पत्र मिला था, उसका दुरुपयोग कर रहे थे, पहला कारण। और दूसरा क्या था, ये विस्तार करना चाहते थे अपने व्यापारिक आकांक्षाओं को, और ये भी लूट लो, ये भी इस भूभाग पर भी है अपना अधिकार कर लो, इनको भी लूट लो, ये संसाधन भी कर लो। इसके कारण ये बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर युद्ध के प्रमुख कारण क्या हैं, अंग्रेजों द्वारा दस्तक या जो फरमान है उसका दुरुपयोग, जिससे मीर कासिम के प्राधिकार एवं प्रभु सत्ता को चुनौती मिली थी। अब देखो, पहले आता है हमारा कौन, मिर्जा, हमारे सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। जब पलासी का युद्ध हुआ था, उनको हराकर कौन बन गए हैं, मतलब उनको हटा दिया गया और मीर कासिम को बना दिया गया। मीर कासिम ने सोचा कि चलो भैया हम आ गए हैं, नवाब हैं, हम थोड़ा बहुत शासन करेंगे, लेकिन भैया अंग्रेजों ने उनको शासक ही नहीं बनने दिया, नवाब ही नहीं बनने दिया, बस उनसे गिफ्ट लेते रहते कि चलो भैया अब ईद आ रही है, ईद का गिफ्ट दो, दिवाली आ रही है, दिवाली का गिफ्ट दो। बेचारे वो भी परेशान हो गए थे, और कोई राजस्व भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि फरमान और जो उनका दस्तक पत्र था उसका दुरुपयोग कर रहे थे, तो कोई राजस्व उनको प्राप्त नहीं हो रहा था अच्छा खासा। तो पहले तो यही है, मेन कारण ये था, इनकी जो प्राधिकार थे और प्रभु सत्ता थी उनको चुनौती दी जा रही थी नवाब के, इसलिए ये युद्ध हो गया। दूसरा कारण क्या था, अंग्रेजों के जो यहाँ आंतरिक व्यापार थे उन पर सभी तरह के शुल्क की समाप्ति कर दी गई थी। अंग्रेजों का सबसे ज्यादा व्यापार था, लेकिन वो कोई शुल्क ही नहीं देते थे। उनने तो बोले भैया हमारे पास जो दस्तक पत्र है, फरमान पत्र है, इसके कारण हम भैया कोई भी शुल्क नहीं देंगे, हम कोई भी चुंगी कर नहीं देंगे, तो भैया उनसे कोई प्राप्ति नहीं हो रही थी। दूसरा कारण कंपनी के कर्मचारियों का दुर्व्यवहार था। भैया खुद को भैया राजा समझते थे, नवाब तो चलो एक साइड है, कुछ भी करते थे, तो जो उनके कर्मचारी थे वह जनता के साथ, नवाब के साथ और जो शाही परिवार था उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। इन्होंने भारतीय दस्तकारों, किसान और व्यापारियों को अपना माल सस्ते में बेचने के लिए बाध्य किया था। भैया कोई भी यहाँ पर आएगा, कोई भी दस्तकार, किसान, व्यापारी, उनसे महंगा माल खरीदते नहीं थे। इन्होंने पूरी कम्युनिटी बना के रखी थी कि चल भैया हम इतने से ज़्यादा का माल नहीं खरीदेंगे, तो उनको बेचारे को सस्ते में बेचना पड़ता था। रिश्वत और उपहार लेने की परंपरा भी शुरुआत हो गई थी भैया कि चलो भैया 10-15 रुपए लो और हमारा माल थोड़ा ज़्यादा में बिकवा दो, तो बस रिश्वत भी चलती थी, उपहार लेने की परंपरा भी शुरुआत हो गई थी। अंग्रेजों का लुटेरों जैसा व्यवहार हो गया था। इससे न केवल व्यापार के नियमों का उल्लंघन किया गया, बल्कि नवाब की सत्ता को भी चुनौती दी गई थी। अब भैया वो क्या, देखो, लुटेरों जैसा व्यवहार कर रहे थे अंग्रेज। हाँ, इससे व्यापार के जितने भी नियम थे उनका उल्लंघन तो हो ही रहा था, और जो वहाँ के नवाब थे जिसके पास जनता जाती थी शिकायत करने, तो उसकी सत्ता को भी चुनौती देने लगे थे ये। नवाब के आर्थिक तथा सैन्य सुधार, नवाब क्या चाहते थे कि हम धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करें, अच्छी सेना बनाएं और अंग्रेजों को निकाल के फेंक दें। तो मेन कारण ये भी था क्योंकि उनके पास थोड़ा पैसा आने लगा था अलग अलग रिसोर्सेज से, और उन्होंने अपनी कुछ सेना भी इकट्ठी करने स्टार्ट कर दी थी। ये भी मुख्य कारण बना था बक्सर के युद्ध का। अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम का अपमान किया जाना, उन्हीं ने बिठाया था गद्दी पर, तो बस अपमान भी कभी कर देते थे। अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना, ये तो मेन कारण ही था। अब आते हैं बक्सर का महत्व क्या है। जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसका क्या महत्व होता है। इस युद्ध के द्वारा पलासी के युद्ध से प्राप्त लाभ को
पुनः पुष्ट कर दिया गया था। पलासी में जितने लाभ इनको प्राप्त हुए थे अब उन पर बिल्कुल एकदम मोहर लगा दी गई थी, किसके द्वारा? बक्सर के युद्ध के बाद। यदि पलासी के युद्ध में कूटनीति एवं विश्वासघात से जीत हासिल हुई थी तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी शक्ति और पराक्रम से जीत दर्ज की थी। जो हमने बोला था, पलासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल झड़प थी, झटपट आ गए थे, क्योंकि इन्होंने यहाँ से आदेश से लोगों को झाड़ दिया था, वहाँ से लोगों को झाड़ दिया था। अब बेचारे नवाब थे और उनकी बहुत थोड़ी सी मुट्ठी भर सेना थी, तो उनको आराम से पराजित किया जा सकता था। तो वहाँ पर इन्होंने अपने दिमाग से, विश्वासघात से और कूटनीति से युद्ध जीता था, पलासी का युद्ध। और जो बक्सर का युद्ध है वो बहुत शक्ति से, पराक्रम के द्वारा जीता गया था। इसके परिणाम स्वरूप अवध का नवाब एक अधीनस्थ मात्र रह गया था, क्योंकि भैया 4 सेनाएं लड़ रही थी, है ना। अंग्रेजों ने अब जब जीता तो जो 3 सेनाएं सामने वाली थी अब वो क्या हो जाएंगी? अंग्रेजों के अधीनस्थ हो जाएंगी। तो जो अवध का नवाब था, बड़े नवाब में बन के घूम रहा था, अब वो इनके अधीनस्थ आ गया। मुगल सम्राट कंपनी का नाम मात्र का पेंशन धारक बन गए। जो मुगल के सम्राट थे वो भी भैया क्या हो गए? कंपनी के एक पेंशन धारक बन गए थे। दिल्ली और आगरा के दरवाजे कंपनी के लिए खुल गए थे। अभी तक देखो पलासी के युद्ध में सिर्फ बंगाल मिला था, लेकिन बक्सर के युद्ध में जो दिल्ली और आगरा है वहाँ का व्यापार भी इनके लिए खोल दिया गया था। बंगाल और अवध के नवाब ने द्वारा कंपनी की सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दी। बंगाल और अवध के नवाब इतनी बुरी तरह से पीटे गए थे, हार गए थे, या बहुत अच्छे से कुटाई की गई थी इनकी, कि अब इन्होंने द्वारा से जो अंग्रेज हैं या कंपनी है उनकी सर्वोच्चता को चुनौती देने की कोशिश भी नहीं की। बक्सर की विजय ने अंग्रेजों को उत्तर भारत में महान शक्ति और पूरे भारत पर शासन करने की शक्ति प्रदान की थी। बक्सर के युद्ध ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि अब भविष्य में कौन शासन करने वाला है पूरे उत्तर भारत में, और यहाँ तक कि पूरे भारत पर कौन शासन करेगा। अवध के साथ समझौता, अब इसमें कुछ समझौते भी हुए थे और अलग अलग लोगों से अलग अलग संधि की गई थी। तो अवध के नवाब के साथ की गई थी इलाहाबाद की संधि, जो कि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को निम्नलिखित शर्तों पर नवाब बने रहने दिया गया था। भैया तुम नवाब तो रहोगे, लेकिन ये शर्तें मानो तभी तुम्हें नवाब माना जाएगा, वरना तुम निकलो यहाँ से, हम किसी और को बना के बिठाल देंगे। मुगल सम्राट शाह आलम को इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र दे दिया गया था। जो मुगल सम्राट थे इनको क्या दे दिया गया था? शाह आलम को इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद किनका था? नवाबों का था। अब उनको इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दे दिया गया था। कंपनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। उस समय 50 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत होती थी, जो कि अवध के नवाब को चुकानी पड़ी थी। किनको? अंग्रेजों के। भी तुमने युद्ध किया है, भले तुम्हारे सैनिक मारे हैं, भले तुम्हारा खर्च हुआ, लेकिन हमने भी तो अपने सैनिक खर्च किए हैं, हमारा भी कुछ सामान खर्च हुआ है, इतना हमारा खर्च हुआ है, चलो हम इसकी भुगतान करो। तो क्षतिपूर्ति के रूप में इन्होंने 50 लाख रुपए दिए थे अंग्रेजों को। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षिता में बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया था, परंतु यह अवध के अधीन ही माना जाएगा। जो बनारस और गाजीपुर है इसका क्षेत्र अंग्रेजों के संरक्षिता में बनारस के जो जमींदार हैं बलवंत सिंह, उनको दे दिया गया था। लेकिन ये पूरा क्षेत्र किनके क्षेत्र में था या किसके अधीन था? अवध के क्षेत्र में अधीन था। अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेज सेना अवध में रखी जाएगी, कि भैया हमें अवध के नवाब की बहुत चिंता है, उनकी सुरक्षा की बहुत चिंता है, तो हम क्या करेंगे? अपनी अंग्रेजों की एक सेना को कहाँ रखा जाएगा? अवध में रखा जाएगा। इन्होंने ये बोला। इन शर्तों पर जब इन्होंने सिग्नेचर किए, इसके बाद ही अवध के नवाब ये बने रहे। क्लाइव ने अवध को अंग्रेजी क्षेत्र में शामिल क्यों नहीं किया था? तो मेन ये भी आता है कि क्लाइव चाहते तो पूरा अवध था उसको भी अंग्रेजी साम्राज्य मिला लेते, लेकिन क्यों नहीं मिलाया? तो पहला कारण है अधिकृत अवध राज्य से कंपनी पर एक व्यापक भूभाग की सुरक्षा की जिम्मेदारी आ जाती। देखो अवध मिला तो लेते, लेकिन उनकी सुरक्षा कौन करते? इतना बड़ा भूभाग था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अंग्रेजों के पास आ जाती। सुरक्षा करते तो फिर व्यापार या फिर और राज्यों को कौन लूटता है? तो इसलिए भी मेन कारण था, इसलिए इन्होंने नहीं लिया। जिसकी सीमा अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान एवं मराठाओं के हमलों के लिए खुली हुई थी। तो अब इस पर अवध पर कोई भी अब अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा थे वो भी कभी भी हमला कर सकते थे, इसलिए अंग्रेज इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अवध एक बफर राज्य के रूप में कार्य कर रहा था, क्योंकि यहाँ से था भैया अफगान के पठान, जो कि शाह आलम द्वितीय हैं, मतलब नहीं अहमद शाह अब्दाली, वो भी कभी युद्ध कर सकते हैं, मराठा भी कर सकते हैं। तो ये क्या था? बफर राज्य के रूप में विकसित था, इसलिए भी अंग्रेजों ने इसमें रिस्क नहीं लिया।
दोस्ती की इस संधि से शुजा-उद-दौला कंपनी का एक वफादार बन गया था। नेक्स्ट आता है पलासी और बक्सर की युद्ध की तुलना। बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण के क्रम में कंपनी को पलासी और बक्सर के 2 युद्ध का सामना करना पड़ा। वस्तुतः पूरे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की दृष्टि से दोनों युद्ध निर्णायक माने जाते हैं। जहां पलासी के युद्ध ने ब्रिटिश कंपनी के विस्तार हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार की थी, वहीं बक्सर के युद्ध ने कंपनी को भारतीय साम्राज्य का प्रधान दावेदार बना दिया था। इस प्रकार दोनों युद्धों का ब्रिटिश साम्राज्यवाद में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन दोनों युद्ध की तुलना भी की जा सकती है। निम्नलिखित दृष्टिकोण से इन दोनों युद्धों के मध्य तुलना की जा सकती है। जैसे उद्देश्य देख लेते हैं हम। पलाशी युद्ध का क्षेत्र एवं उद्देश्य दोनों ही सीमित था। इसका एकमात्र उद्देश्य कठपुतली के रूप में नवाब को गद्दी पर बैठाना था। मतलब हम क्या करेंगे, ऐसा युद्ध करेंगे, या फिर उद्देश्य इनका क्या था, जो नवाब है बस वो हमारे बीच में ना आए, बस एक बार वो हमारी कठपुतली बन जाए, सिर्फ ये उद्देश्य था पलाशी के युद्ध में। वहीं जो बक्सर का युद्ध था, इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार से एक शक्तिशाली नवाब की समस्त संभावना को समाप्त करना था। मतलब इसमें नवाब का पद ही समाप्त करने की संभावना रखी गई थी बक्सर के युद्ध में। नेक्स्ट आते हैं सैन्य दृष्टिकोण। सैनिक दृष्टिकोण से जो पलासी की लड़ाई है मात्र एक झड़प थी, मतलब क्योंकि पहले से षड्यंत्र हो गया था, यह एक षड्यंत्र का परिणाम था जिसमें मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला था। लेकिन बक्सर का युद्ध सैनिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के संयुक्त गठबंधन को पराजित किया था। इस युद्ध से स्पष्ट हो गया था कि आधुनिक छोटी सुसंगठित सेना एक विशाल विखंडित सेना को पराजित कर सकती है। मतलब सैनिक दृष्टि से भी देखा जाए तो पलासी का युद्ध तो पहले से ही आधी सेना जो नवाब की थी वह अंग्रेजों के साथ मिल गई थी, तो वो तो कोई लड़ाई ही नहीं हुई। लेकिन जो बक्सर का युद्ध था, इसमें 3 गुट जो त्रिगुट था, उसकी सेना को सिर्फ एक आधुनिक हथियारों से युक्त सेना ने हराया था। अंग्रेजों की सेना ने किस किस को, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया था। और इसमें पता चल गया था कि भैया यदि आधुनिक छोटी सी भी सेना है वो एक विशाल सेना को हरा सकती है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दृष्टिकोण से। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पलासी का युद्ध महत्वपूर्ण था। बंगाल पर नियंत्रण की शुरुआत यहीं से हुई थी, लेकिन बक्सर का युद्ध इससे अधिक महत्वपूर्ण था। पलासी युद्ध से बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हुआ था। अभी भी कोई योग्य शासक अंग्रेजों को चुनौती दे सकता था, जैसा कि मीर कासिम ने किया था। तो जो पलासी का युद्ध था वो क्या था, सिर्फ बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जा सकता है, लेकिन पूर्ण नियंत्रण नहीं हुआ क्योंकि नवाब अभी भी बना है और वो चुनौती दे सकता है और दी भी आगे जाके। लेकिन बक्सर के युद्ध ने सारी संभावना ही खत्म कर दी। नवाब और कंपनी के बीच समझौता का सामना नहीं किया मीर कासिम ने, लेकिन बक्सर के युद्ध में यह समाधान हो गया था कि कंपनी सर्वोच्च है, मतलब अब उसके आगे कोई नहीं आने वाला। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। पहले से बंगाल मिला था पलासी में, लेकिन बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद तक का जो क्षेत्र है वह अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। अब दिल्ली कंपनी पर जो दिल्ली थी ना, उस पर भी कंपनी दस्तक दे सकती थी, ऐसी स्थिति पर आ गई थी। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टिकोण से भी पलासी का युद्ध महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। कंपनी को कीमती धातुओं के आयात से मुक्ति मिली। कंपनी के अधिकारियों को असीमित धन संपत्ति का स्रोत मिल गया था। लेकिन बक्सर का युद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से और अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ था, क्योंकि द्वैत शासन के जरिए शोषण का एक नया युग प्रारंभ हो गया था। कंपनी अब बंगाल से मिलने वाले भू राजस्व को माल खरीदने में निवेश करने लगी थी और इस प्रकार सुसंगठित रूप से धन का निर्गमन भी शुरू हो गया था। बक्सर के युद्ध थे। इस प्रकार हम ब्रिटिश साम्राज्य के लिए दोनों युद्धों का महत्व देखते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से बक्सर का युद्ध अधिक निर्णायक था। नेक्स्ट आते हैं शाह आलम द्वितीय से संधि एवं बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया जाना। पहली संधि हो गई थी किसके साथ, जो अवध के नवाब थे उनके साथ हुई थी इलाहाबाद की संधि। दूसरी संधि हुई है शाह आलम द्वितीय के साथ, वो भी इलाहाबाद की संधि हुई। कब हुई, अगस्त 1765 में हुई है। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संपन्न की गई थी। यह संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजीमुद्दौला और क्लाइव ने हस्ताक्षर किए थे। मतलब 3 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। पहले कौन, जो हमारे शाह आलम द्वितीय हैं दिल्ली के मुगल सम्राट, उन्होंने इस पे सिग्नेचर किए थे। दूसरे आते हैं बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था नजमुद्दौला, उनके द्वारा सिग्नेचर किए गए हैं। और तीसरे आते हैं क्लाइव, जिन्होंने को हराया था, 19 पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के द्वारा सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी ने अपने संरक्षण में इलाहाबाद में रखा था। भैया तुम दिल्ली में नहीं रहोगे, हमारे साथ रहोगे इलाहाबाद में।
हम लोगों के संरक्षण में रह गए, ऐसा ना हो कि तुम्हें मार वार दे, तो ये हम इलाहाबाद में रखेंगे, आपको अच्छे से सुरक्षित रखेंगे। सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर दे दिए गए थे। जो अभी कड़ा और जो इलाहाबाद का क्षेत्र था वो किसके पास था? शाह आलम नहीं, शाह आलम को दे दिए गए थे, यहाँ अवध के नवाब से लेकर। शाह आलम ने एक फरमान, रॉयल ऑर्डर जारी किया था जिसमें सम्राट को 26 लाख रुपए का सालाना भुगतान करने के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया था। पहले एक फरमान जारी हुआ गया था 1717 में, जो कि फर्रुखसियार ने किया था। इसमें से बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब एक फरमान जारी किया गया है किसके द्वारा? शाह आलम के द्वारा, इलाहाबाद की संधि के बाद। इसमें रॉयल ऑर्डर है और इसमें कहा गया है कि 26 लाख रुपए सालाना देकर जो कंपनी है वह बंगाल पर, बिहार और उड़ीसा की सारी दीवानी का अधिकार दे दिए गए थे। कंपनी को निजामत कार्यों के लिए खर्च भी देना प्रदान किया गया था। मतलब आपके इसमें क्या था? निजामत जो कार्य होंगे उसके खर्च भी कंपनी को देना पड़ेगा, कंपनी को दिए जाएंगे, है ना। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहां कंपनी दीवानी कार्यों का निर्वहन कर रही थी। जो पूरी कंपनी थी वह क्या कर रही थी? दीवानी कार्यों का निर्वहन कर रही थी, जबकि बंगाल का नवाब निजामत कार्यों के लिए जिम्मेदार था। मतलब काम कोई और कर रहा है लेकिन जिम्मेदारी किसी और की है, या जिम्मेदार कोई और हो गई, काम अच्छे से नहीं हुआ। इसे द्वैत शासन प्रणाली के रूप से भी जाना जाता है। हालांकि यह एक झूठा आवरण था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं सभी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग कर रही थी। ये सब कठपुतली बना के बिठा दी थे, बल्कि खुद ही कंपनी क्या कर रही थी? राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग कर रही थी। नवाब और उसके प्रशासन को केवल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके जो उद्देश्य हैं उनके लिए ही सारी शक्तियों का, सारे उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा था। क्या थी द्वैत शासन प्रणाली? इसके अंतर्गत कंपनी को राजस्व वसूलने के लिए और नवाब को शासन चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों ने ही सम्राट की अधीनता स्वीकार की थी। सम्राट को भी राजस्व का कुछ भाग मिलने लगा था। तो द्वैत शासन प्रणाली क्या थी? इसमें जो कंपनी थी वह राजस्व वसूलती थी और नवाब को शासन चलाने की जिम्मेदारी दी थी। मतलब कि हम राजस्व वसूलेंगे और शासन कैसे करना है वो नवाब जाने। दोनों ने ही सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सम्राट को भी राजस्व का कुछ भाग दिया जाता था। मतलब राजस्व हमने मिला तो सम्राट को भी कुछ दे दिया, कि ऐसा ना हो कि रोने लगे, तो सम्राट को भी दे दिए जाते थे, जो कुछ वर्षों में बंद कर दिया गया था। कुछ वर्षों बाद उनको कुछ नहीं मिला। इस द्वैत शासन प्रणाली ने कंपनी की असंगत स्थिति का तो अंत हो गया था, किंतु शासन व्यवस्था पर कोई सुधार नहीं हो सका था। द्वैत शासन प्रणाली से क्या हुआ था? जो कंपनी थी उसकी शासन व्यवस्था तो ठीक हो गई थी, उसकी अच्छी स्थिति हो गई थी, लेकिन जो शासन चल रहा था देश में वो पूरा खराब हो गया था। ये शासन व्यवस्था नहीं सुधर पाई थी। द्वैत शासन प्रणाली बंगाल में 1765 की इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत लाई गई थी। यह शासन बंगाल के अतिरिक्त बिहार, उड़ीसा में भी लागू कर दिया गया था। द्वैत शासन प्रणाली कब आई थी? 1765 में आई थी, इलाहाबाद की संधि के बाद। कहाँ पे? बिहार और उड़ीसा और बंगाल में इसको लागू किया गया था। संधि के फलस्वरूप एक ओर ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी ओर अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध का अंत हो गया था। द्वैत शासन लाए, इलाहाबाद संधि लाए। इससे क्या हुआ था? जो पूरा युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, वो पूरा शांत हो गया था। सबसे संधि कर ली। युद्ध समाप्त हो जाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंप दी गई थी, अर्थात कंपनी को बंगाल का दीवान या फिर वित्त मंत्री और राजस्व संग्रहकर्ता बन गया था। मीर जाफर के पुत्र निजामुद्दौला को बंगाल का नवाब मान लिया गया था। तो जब संधि, पूरा युद्ध, बक्सर का युद्ध खत्म हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, इससे क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल की क्या हो गई थी? दीवानी पूरी मिल गई थी, दीवानी शक्तियाँ, और बंगाल का दीवान नियुक्त कर दी गई थी। अब उनको वित्त मंत्री और राजस्व संग्रहकर्ता बन गए थे ये। और जो मीर जाफर था, इसका जो पुत्र था निजामुद्दौला, उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया था, जो कि कठपुतली मात्र था। फिर आते हैं क्लाइव द्वारा द्वैत शासन प्रणाली का समर्थन। अब क्लाइव क्यों द्वैत शासन प्रणाली का समर्थन करता था वो देखते हैं। क्लाइव नवाब को एक मुखौटे के रूप में बनाए रखना चाहता था, जो अभी भी लोगों से काफ़ी सम्मानित था। मतलब खुद शासन करेंगे तो भैया जनता अभी विद्रोह कर देगी, तो इन्होंने क्या, नवाब को एक मुखौटे के रूप में बनाए रखा कि भैया ये हैं आपके नवाब, हम भी इनके अंडर में ही काम करते हैं। तो उनके लिए, क्योंकि वह लोगों से सम्मानीय थे, सत्ता को खुले तौर पर अपने हाथों में लिए जाने से कंपनी का असली चेहरा सबके सामने आ जाता, जिसके फलस्वरूप भारतीय शासक इसके खिलाफ एकजुट हो जाते।
यदि पूरा शासन खुद ले लेते तो पूरे जो भारतीय राजा थे वो समझ जाते कि आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी ऐसे ही होगा, तो पूरे एकजुट हो जाते और इनके खिलाफ हो जाते। इसलिए ये द्वैत शासन का समर्थन करते थे। यह कंपनी के कामकाज के संबंध में इंग्लैंड में बहुत रुचि नहीं रखना चाहता था। इससे कंपनी ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप से बच सकती थी। यदि ये सीधे ही शासन करने लगते तो कंपनी जो इंग्लैंड में संसद है वो उनकी नज़रों में आ जाते और वो नहीं चाहते थे कि ये पूरा मामला संसद में जाए। इसलिए यह भी संदिग्ध था कि क्या अन्य यूरोपीय कंपनियां अंग्रेज अपन कंपनी के वर्चस्व को स्वीकार करती। तो ऐसा भी हो सकता था कि ये राजा बन जाते तो कई यूरोपीय कंपनी थी, क्या वो चाहती कि अंग्रेज इस पर शासन करे, अपना वर्चस्व स्थापित करे? नहीं, तो इसमें शुल्कों का भुगतान करती थी और इसके द्वारा बंगाल के नवाब को भुगतान किया जा रहा था। ये क्या करते, जो शुल्क होते थे उनका भुगतान करती थी और जो बंगाल का नवाब था उनको भी भुगतान किया जाता था। खुले रूप से राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में लेने से अन्य यूरोपीय शक्तियों का ध्यान आकर्षित होता और जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है इसके दौरान अंग्रेजों के खिलाफ अन्य यूरोपीय शक्तियों का भी एक साथ होना अंग्रेजों के लिए वांछनीय नहीं होता। यदि खुले तौर पर जो ब्रिटिश सरकार थी वह अपने अंडर में पूरा शासन ले लेती तो क्या होता, जो अन्य यूरोपीय शक्तियां थीं वो भी देखने लगती कि इन्हें यहाँ पे भी शासन स्थापित कर लिया और जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उनकी नज़रों में भी आ जाता, तो सब मिलकर विद्रोह कर देते या फिर सब लड़ते, तो ये इनके लिए अच्छा नहीं होता। बंगाल के प्रशासन को चलाने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे। इतना बड़ा बंगाल था, उसमें बिहार उड़ीसा वगैरह भी मिल गया था। अब इतना सारे उसको क्षेत्र को प्रशासित करना और नियंत्रित करने के लिए इनके पास कर्मचारी भी नहीं थे। कंपनी के निर्देशकों को तात्कालिक समय में क्षेत्रीय अधिग्रहण के बजाय वित्तीय एवं व्यावसायिक लाभ में अधिक रुचि थी। कि जो तात्कालिक समय जो क्षेत्रीय अधिग्रहण है, हमें ये भी लेना है वो लेना है, इस पर ज़्यादा अतिक्रमण नहीं कर रहे थे, अधिग्रहण नहीं कर रहे थे सबका, बल्कि वह वित्तीय पैसा और व्यापार करने के में लाभ देख रहे थे। द्वैत शासन प्रणाली से कंपनी के हितों की रक्षा अच्छी तरह से हो रही थी। जितने भी कंपनी के लाभ थे, चाहे वो नियम का उल्लंघन करे, कुछ करे, तो वो सब उनके सुरक्षित थे। इसलिए भी द्वैत शासन प्रणाली उनके लिए अच्छी थी। इस शासन प्रणाली के फलस्वरूप कंपनी ने बिना किसी जिम्मेदारी के वास्तविक शक्तियाँ हासिल कर ली थीं। कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि सब शक्तियाँ ले ली। द्वैत शासन प्रणाली के नकारात्मक प्रभाव क्या थे? नवाब के पास कानून को लागू करने और न्याय प्रदान करने का तो अधिकार था। मतलब नवाब क्या कर सकता था, कानून को लागू कर सकता था, न्याय दे सकता था, परंतु इसके पास पर्याप्त या जो आवश्यक शक्तियाँ थी वो नहीं थी। वही कंपनी के पास शक्ति थी, यह अपनी जिम्मेदारी से विमुख थे। मतलब कंपनी के पास सारी शक्तियाँ थीं लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी से विमुख थे। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी और ग्रामीण इलाकों में डकैतों द्वारा स्वतंत्र घूमने की घटनाएं सामने आई थी और हमलावरों ने सरकार का मजाक बना दिया था। इससे क्या हुई थी, नवाब के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी और जिसके पास शक्तियाँ थी वो कुछ करना नहीं चाहते थे अंग्रेज। इससे जो डकैत थे गांव में लूट मार वगैरह ज़्यादा बढ़ गई थी, स्वतंत्र घूमने लगे थे और वो खुद सरकार के ऊपर हंसती थी और हमला करती थी। सरकारी अधिकारियों द्वारा कर की दरों को बढ़ा चढ़ाकर कर लगाने और कठोरता से वसूल करने के कारण किसानों को काफ़ी हानि हुई थी, जिससे कृषि में भी भारी गिरावट आई थी। सरकार अपनी मनमानी से कर लगाते थे और उनकी वसूली करते थे, जिससे कि किसान की भी क्या हो गई, हालत ख़राब हो गई और कृषि भी में भी गिरावट आ गई। कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल के आंतरिक व्यापार पर एक अधिकार कर लिया था। जो बंगाल का पूरा आंतरिक व्यापार है इस पर कंपनी के अधिकारियों का अधिकार हो गया था, एकाधिकार हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। स्थानीय बाजार में भारतीय व्यापारियों को कम दाम में बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मतलब इन्होंने पूरी कमेटी बना ली थी और एक मूल्य निर्धारित कर लिया था कि हम इससे कम में खरीदेंगे, इससे ज़्यादा में नहीं खरीदेंगे। तो इससे क्या हुआ, जो भारतीय व्यापारिक वस्तुएं थीं उनके दाम गिरने लगे थे। उद्योग और शिल्प इससे बर्बाद हो गए। बंगाल में समाज का नैतिक पतन हो गया था। इससे पूरे बंगाल में भी समाज का नैतिक पतन हो गया था द्वैत शासन प्रणाली से। ये नकारात्मक थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का योगदान।